हेलो। हेलो। बोलो। क्या बोल? कहाँ पे हो भाई तुम अभी? मैं तो श्योपुर, एमपी। एमपी क्या? एमपी एमपी मध्य प्रदेश। गुड मॉर्निंग सर। अरे बकचोद तुम बे। अच्छा, शादी ब्याह में आ जाना भाई। सजा वजा देना। ठीक है। यस। बहुत बढ़िया बजाते हो। झाड़ू नहीं लगाई भाई ने। धूप में झाड़ू लगाई जा रही मैं फिर झाड़ू तो आने नहीं लगा। कोटा में हो कहीं भाई? नहीं, कोटा में तो अभी कोई नहीं है। मैं भी कोटा में हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। हेलो। हाँ जी बच्चों, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हेलो। क्लास स्टार्ट करें? हाँ जी बच्चों, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? हेलो। क्लास स्टार्ट करें आज की? स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए, आपको दिखाई दे रहा है सब क्लियर? और पिछली बार अपन ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा था, वो याद आ रहा है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अच्छा बताइए, हमने कितने एरा पढ़े थे? एरा थे 6। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला एरा कौन सा था? फर्स्ट एरा कौन सा था? अरे याद आया? एजोइक। उसके बाद कौन सा था? आर्कियोजोइक। उसके बाद प्रोटेरोजोइक, फिर पेलियोजोइक, उसके बाद मीजोजोइक, और लास्ट में आज की डेट में जो चल रहा है वो कौन सा है? सीनोजोइक एरा इज गोल्डन एरा ऑफ, बोलिए। सीनोजोइक एरा इज गोल्डन एरा ऑफ बर्ड्स और मैमल्स। और प्लांट में एंजियोस्पर्म का। विच एरा इज नो लाइफ? एजोइक। इनविजिबल लाइफ
So how many eras have visible light? How many eras have visible light? 4. Golden age of fishes. Devonian period. Age of amphibia. Carboniferous. Golden age of dinosaur. Jurassic period. Which era is known as golden era of reptile? Mesozoic era. Origin of dinosaur in which period? Triassic. Golden age of dinosaur. Jurassic. Extinction of dinosaur. Extinction of dinosaur. Cretaceous. Dinosaur evolved before mammal, after mammal या with mammal? With mammal. First mammals were like shrew. अच्छा बताइए, होमोलॉगी और एनालॉगी की बात करें, होमोलॉगी में ओरिजिन कैसा रहेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर, फंक्शन में भी सेम और डिफरेंट। अगर अपन दो वर्टिब्रेट के सेम ऑर्गन कंपेयर करें, अगर अपन दो वर्टिब्रेट के सेम ऑर्गन कंपेयर करें, ध्यान से सुने, अगर अपन दो वर्टिब्रेट के सेम ऑर्गन कंपेयर करें तो हमें 90% केसेस में होमोलॉगी दिखेगी। तो ये भी एक ट्रिक है होमोलॉगी एनालॉगी पहचानने की, भाई दोनों तरफ अगर वर्टिब्रेट हैं और दोनों के सेम ऑर्गन अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो हमें 90% तक होमोलॉगी दिखेगी। समझ रहे हो? अच्छा बताइए कि होमोलॉगी से कॉमन ऑरिजिन का पता चलता है, डिफरेंट ऑरिजिन का? कॉमन ऑरिजिन का, है ना? तो यहां तक अपन ने पहले पढ़ लिया था। होमोलॉगी के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद कर लेने, जितने भी एग्जाम्पल मॉड्यूल में है ना होमोलॉगी के, वो सारे याद करने। चलिए आगे चलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और आज का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। मैं पहले इसको आपको एक बार समझाऊंगा, फिर 2 बार समझाऊंगा, उसके बाद आपको जो डाउट है वो पूछेंगे। ठीक है, तैयार हो गए सब लोग? तो ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा क्या है कि इस चैप्टर का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, तो ध्यान दें। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन देखिए क्या है। व्हेन द सेम स्ट्रक्चर develop among different direction, when the same structure develop among different direction due to adaptation to different need, this is called as divergent evolution। अच्छा, जैसे हमने मैमल्स के 4 लिम्ब कंपेयर किए थे, कोई याद आ रहा है? अरे मैमल्स के 4 लिम्ब कंपेयर करे थे, किस किस के कंपेयर करे थे? मैन का किया था, चीता का किया था, बैट का किया था और वेल का किया था, याद है? तो वो सबके सब 4 लिम्ब भी थे ना? अरे बताइए, सबके 4 लिम्ब भी थे ना? लेकिन बताइए ह्यूमन बीइंग अपने 4 लिम्ब का इस्तेमाल कैसे करता है? आप अपने हाथों का इस्तेमाल किस तरह करते हो? चीजें पकड़ने के लिए या किसी को घूसा मारना है तो भी 4 लिम्ब काम आता है। अगले पैरों से चलते थोड़ी हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ, समझ गए? हाँ जी। अच्छा बताइए कि चीता उसी 4 लिम्ब से क्या करेगा? चीता दौड़ेगा। और वेल क्या करेगी? स्विमिंग में। और बैट क्या करेगा? बैट क्या करेगा? फ्लाइंग में। अब डेफिनेशन दोबारा से सुनिए।
क्या लिख रहा है? When the same structure develop along different direction। अरे स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं। अरे क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि उनकी जरूरतें अलग अलग हैं। अरे नीड्स डिफरेंट डिफरेंट है तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व होगा। समझ रहे हो? मतलब होमोलॉगी तो है ये। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ विच इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और अगर एनालोगस हो जाएंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आ गया? तो पहले तो आपको लग रही थी डेफिनेशन टफ है लेकिन इजी हो गई है अब। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या है? व्हेन द सेम स्ट्रक्चर, अरे स्ट्रक्चर तो सारे फोर लिम्ब ही है ना, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं क्योंकि उनका नीड अलग अलग है तो एडेप्टेशन अलग अलग है। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? इस तरह के इवोल्यूशन को अपन क्या बोल देते हैं? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? इसको अपन बोल देते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो बताइए होमोलोगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ व्हिच इवोल्यूशन? डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डिफरेंट नीड्स, नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग बन जाना। जैसे व्हेल को तैरने की जरूरत है तो उसके फोर लिम्ब फ्लिपर में मॉडिफाई हो गए हैं। बैट को उड़ना पड़ता है तो उसके फोर लिम्ब विंग्स में डेवलप हो गए हैं, लेकिन है तो इंटरनली सेम ही ना। तो ये डेफिनेशन क्लियर है यहां तक? बोलिए। बिल्कुल। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से कौन से ऑर्गन बनेंगे? बैट के भी हाथ ही हैं लेकिन वो पंख में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि उसको उड़ना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। होमोलॉगी से बताइए कॉमन एंसेस्ट्री का पता चलेगा या नहीं? अरे इनमें बोन्स एक जैसी क्यों हैं? इनमें बोन्स एक जैसी क्यों हैं? शायद ओरिजिन है एक जैसा, एंसेस्टर कॉमन है, इसीलिए तो सब में हड्डियां एक जैसी है। और सारे मैमल्स ही तो हैं। अच्छा बताइए ह्यूमन बीइंग मैमल है या नहीं? चीता भी मैमल है या नहीं? तो क्या चीता में मेमोरी ग्लैंड और बॉडी हेयर मिलते हैं क्या? बैट भी तो मैमल है ना, व्हेल भी मैमल है ना। तो सारे मैमल हैं तो सबके एंसेस्टर सेम होंगे या नहीं? ओरिजिन सेम होगा या नहीं? तो जब सेम ओरिजिन होता है तो इवोल्यूशन कैसा चलता है? डाइवर्जेंट। समझ गए? आगे बढ़े। एनालॉगी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनालॉगी। When different structure are adapted to perform similar function। अब समझ में आया? When different structure are adapted to perform same function। तो इसको अपन बोलेंगे एनालॉगी। इसका एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। अच्छा देखिए विंग्स तो बटरफ्लाई में भी होते हैं और विंग बर्ड में भी होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई क्या बर्ड की कैटेगरी में आता है क्या? अरे बटरफ्लाई इंसेक्ट है ना, क्या बर्ड इंसेक्ट है क्या? तो बताइए इन दोनों की जो विंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है या अलग अलग है? अरे आपने बर्ड्स के विंग देखे हैं?
उस पे फेदर होते हैं क्या? बटरफ्लाई में फेदर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो देखो है तो दोनों में विंग्स, अरे है तो दोनों में विंग्स, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट डिफरेंट है, पर फंक्शन तो सेम कर रहे हैं ना। अरे उड़ने में तो दोनों ही काम आ रहे हैं, अरे उड़ने में दोनों काम आ रहे हैं ना। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। अच्छा बताइए स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ओरिजिन सेम नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? अरे स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ओरिजिन भी डिफरेंट है भाई। तो यहाँ केवल क्या दिखाई दे रही है? ओनली फंक्शनल सिमिलैरिटी। यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? ओनली फंक्शनल सिमिलैरिटी। तो बटरफ्लाई ऑर्थोपोडा में आती है, क्या बर्ड ऑर्थोपोडा में डालोगे आप? तो ओरिजिन सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? तो फिर सेम क्या है? तो सिर्फ फंक्शनल सिमिलैरिटी हो, बाकी सब कुछ डिफरेंट हो, तो हम इसको होमोलॉगी बोले या एनालॉगी? एनालॉगी। क्लियर हो गया? अच्छा तो बताइए होमोलोगस ऑर्गन में ओरिजिन कैसा होगा? सेम। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम। फंक्शन सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। एनालॉगी में ओरिजिन कैसा होगा? डिफरेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? डिफरेंट, लेकिन सिर्फ फंक्शन सेम होंगे, तो हम इसको बोलेंगे एनालॉगी। अच्छा बताइए अगर एक ऑर्गेनिज्म आपको इनवर्टिब्रेट दे रखा है और दूसरी तरफ वर्टिब्रेट है, अरे बटरफ्लाई इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है? बटरफ्लाई इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है? क्या बटरफ्लाई में वर्टिकल कॉलम है? नहीं है। तो बटरफ्लाई क्या है? इनवर्टिब्रेट है। और बर्ड क्या है? बर्ड क्या है? वर्टिब्रेट है। अच्छा तो फिर बताइए अगर आप एक इनवर्टिब्रेट को वर्टिब्रेट से कंपेयर करेंगे तो आपको होमोलॉगी मिलेगी या एनालॉगी? एनालॉगी। तो ये भी एक ट्रिक है जो काम आएगी आपके आंसर लगाने में। आप ऑप्शन में ढूंढ लो कि कहीं वर्टिब्रेट को इनवर्टिब्रेट के साथ तो कंपेयर नहीं करवा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो एनालॉगी आंसर जाएगा, और अगर दोनों तरफ वर्टिब्रेट है तो 90% केसेस में होमोलॉगी होगी। समझ गए? बिल्कुल ठीक है। अब आगे अपन देख रहे हैं, ये देखिए बटरफ्लाई का विंग है और ये बर्ड का विंग है, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहे हैं। दोनों में अपने को डिफरेंस नजर आ रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए जी आगे दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल। अच्छा बताइए ऑक्टोपस वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट? और मैमल? मैमल वर्टिब्रेट। तो होमोलॉगी होनी चाहिए या एनालॉगी? एनालॉगी। लेकिन इसका कारण एक और भी है, देखिए क्या अंतर होता है। तो यहाँ आपको ऑक्टोपस की आई नजर आ रही है और यहाँ आपको ह्यूमन की आई नजर आ रही है, लेकिन देखो ये यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में ये ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ, ये यहाँ पर, लेकिन ऑक्टोपस में ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। ऑक्टोपस में ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, मतलब डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ रेटिना। रेटिना की पोजीशन में डिफरेंस हो गया है, ब्लाइंड स्पॉट एब्सेंट हो गया है।
तो हमने तो देखो ट्रिक से निकाल लिया, एक तरफ इनवर्टिब्रेट एक तरफ वर्टिब्रेट, तो एनालॉगिक, लेकिन मेन रीजन इसका ये होता है। तो यहाँ पर आपको बताइए कि इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रही है या नहीं, लेकिन फंक्शन तो सेम नजर आ रहे हैं ना, अरे दोनों आंखों से देख ही तो पा रहे हैं ना। बिल्कुल। चलिए आगे, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी एनालॉगी है। अच्छा बताइए पेंगुइन क्या होता है? बर्ड होता है, और डॉल्फिन क्या होता है? मैमल होता है। तो एक बर्ड और एक मैमल, और दोनों के फ्लिपर में इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, इसलिए एनालॉगी। अच्छा बताइए स्वीट पोटैटो क्या है? मैंने आपसे कहा था 90% में होमोलॉगी होगी, 100% नहीं कहा था। स्वीट पोटैटो रूट है, और पोटैटो क्या है? स्टेम है। तो रूट को स्टेम से कंपेयर कराएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? एनालॉगी। स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, एनालॉगी। अब देखो ये जो बी स्टिंग है ना, ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इधर बड़ा करके दिखा रखा है। बी स्टिंग जो है ये मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है, मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है। मेरी बात सुनो, दोनों ऑर्थोपोडा हैं ये बात मैंने मान ली, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या केवल एक पॉइंट के हिसाब से आप एनालॉगी और होमोलॉगी फाइनल कर दोगे क्या? अब देखो जो हनी बी जो होती है उसके अंदर एक तो क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है और एक वर्कर होता है। कुछ याद आ रहा है? ओविपोजिटर क्या होता है यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हनी बी में 3 क्लास होती है, एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, एक वर्कर होता है। क्लियर? इसके अंदर से जो वर्कर होती हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं। वर्कर क्या होती हैं? स्टेराइल फीमेल होती हैं। अच्छा तो बताइए एग लेइंग का काम कौन करेगा? ड्रोन तो मेल होता है, तो क्वीन एग ले करेगी, और क्वीन को 2000 एग्स पर डे ले करने हैं, 2000 अंडे रोज देने हैं। कितने? ड्रोन होता है मेल, तो वो तो अंडे देने से रहा, तो क्वीन को एक दिन में 2000 अंडे रोज देने पड़ते हैं। तो इसकी ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है जो उन एग्स को एक लाइन में जमा के रखता है। तो क्वीन बी की ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है जो एग्स को एक सीक्वेंस में जमा के रखता है और उनको एक एक करके ओवरी से बाहर निकालता रहता है। उस स्ट्रक्चर को ओविपोजिटर कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओविपोजिटर कहते हैं। समझ गया? आगे होगी थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही रही होगी। तो अब देखो जो वर्कर बीज होती है ना उनमें स्टिंग होता है, ड्रोन में भी स्टिंग नहीं होता है। तो वर्कर भी स्टेराइल फीमेल है, तो ओविपोजिटर किसमें कन्वर्ट हो गया है? स्टिंग में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बी स्टिंग होता है वो उसके ओविपोजिटर का मॉडिफिकेशन है। बी स्टिंग किसका मॉडिफिकेशन है? ओविपोजिटर का मॉडिफिकेशन है। और वर्कर बी के ही डंक होता है, तो वही काटती है आपको। जब आप किसी मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार देते हैं ना, तो आपके पीछे जो आता है वो वर्कर होता है। अरे स्टेराइल बी कभी एग ले करेगी क्या? तो फिर उसका ओविपोजिटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बस। अब आगे अपन बात करें, अब आप हनी बी में मेरे को मत घसीटो।
कि सर हम पे हमला कौन करेगा और ड्रोन क्या करेगा, ये सब आगे के चैप्टर में पढ़ा दूंगा मैं। अभी अपन होमोलॉजी एनालॉजी से भटक जाएंगे फिर। चलिए जी आगे। अब वो अंडे कैसे देंगी वर्कर बी, अभी तक भी कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर वर्कर बी अंडे कैसे देगी, उनको पता ही नहीं है कि वर्कर बी स्टेराइल। और मैंने हनी बी की तो 3 क्लास बताई है मयंक जी, अपन कोई कॉकरोच थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। चलिए आगे। स्कॉर्पियन का स्टिंग देखिए, ये इसके एब्डोमेन वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये एब्डोमेन वाला पार्ट इधर एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट है ये इसका क्या है, एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट है ये। तो जहां हनी बी का स्टिंग क्या है, ओविपोजिटर है, वहीं स्कॉर्पियन का स्टिंग क्या है, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है। तो बताइए अब होमोलॉगी और एनालॉगी क्या है, एनालॉगी। समझ गए। अपन बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अपन किसकी बात करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और यहाँ भी आपको उतना ही कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना है जितना डाइवर्जेंट में पढ़ा था। अच्छा अभी अपन ने पढ़ा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग ऑफ बर्ड, अरे याद है, विंग ऑफ बटरफ्लाई और विंग ऑफ बर्ड में स्ट्रक्चर सेम थे या डिफरेंट थे, लेकिन फंक्शन सेम था ना, क्योंकि दोनों की जरूरतें एक जैसी थी। अरे बर्ड को भी पेड़ पर उड़ करके जाना पड़ेगा, तो बटरफ्लाई को भी फ्लावर टू फ्लावर उड़ना ही पड़ेगा, तो दोनों की नीड सेम है। अब डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, when different structure evolved for the same function due to similar habitat, एक जैसे हैबिटेट में रहने की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर भी एक जैसा फंक्शन करने लग जाएं, तो बताइए होमोलॉगी या एनालॉगी, एनालॉगी। और ऐसे इवोल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। ऐसे इवोल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। अब मुझे बताइए कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, अगर ओरिजिन सेम होगा तो डाइवर्जेंट, और अगर ओरिजिन डिफरेंट होगा तो कन्वर्जेंट। तो बताइए विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल। अरे डॉल्फिन क्या है, मैमल, और व्हेल क्या है, मैमल, और दोनों के फ्लिपर एक जैसे होंगे या नहीं, तो डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, स्टिंग ऑफ हनी बी, कन्वर्जेंट। तो अब समझ में आ गया डाइवर्जेंट क्या होता है और कन्वर्जेंट क्या होता है। आप इसको ओरिजिन से देखेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर से देखेंगे, किससे देखेंगे, ओरिजिन से देखेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर से देखेंगे। फिर आप पूछ रहे हैं कि सर एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। अरे भाई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की प्रोसेस से ही तो एनालॉगस ऑर्गन बन रहे हैं। आज तो मैं वैसे भी स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, कोर्स कंप्लीट नहीं कराना है। कोर्स कंप्लीट करना टारगेट नहीं अपना, अपना टारगेट है जितना भी हम पढ़े उसको समझ जाएं अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट नहीं है। अच्छा बताइए, मेरी बात सुनिए ध्यान से।
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की प्रोसेस से ही तो एनालॉगी बनेगी या नहीं बनेगी, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की प्रोसेस से क्या बनेगी, होमोलॉगी। अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से सुन लो। अच्छा बताइए, अगर ओरिजिन सेम हो, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन अलग अलग हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन। और ये कौन से इवोल्यूशन से बनेंगे, डाइवर्जेंट से। ओरिजिन डिफरेंट हो, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन सिर्फ फंक्शन सेम हो, तो ये ऑर्गन कौन से होंगे, और ये किस इवोल्यूशन से बनेंगे, कन्वर्जेंट। समझ गए। तो जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक सेम इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक सेम इन्वायरमेंट में आ गए, जरूरतें सेम थी तो उनके ऑर्गन एक जैसे डेवलप हो गए, बताइए कौन सा एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। अरे बटरफ्लाई भी एक जगह पर आई, बर्ड भी उसी जगह पर आया, दोनों एक हैबिटेट में आ गए या नहीं, दोनों की जरूरतें एक जैसी हो गई या नहीं, दोनों को उड़ना पड़ा तो दोनों में पंख बने, कैसा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। अरे फोर लिम्ब सबके पास थे, लेकिन चीते को दौड़ना पड़ा, बैट को उड़ना पड़ा, वेल को तैरना पड़ा, और हमें हाथों से सामान उठाने पड़े, ऑर्गन सेम थे, नीड्स अलग अलग थी, तो कैसा इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। अब कोई डाउट बचा है तो एनालॉगी के सारे एग्जांपल किस इवोल्यूशन में जाएंगे, कन्वर्जेंट में, और होमोलॉगी के सारे एग्जांपल किस में जाएंगे, डाइवर्जेंट में। आगे देखिए, तो एनालॉगी से कॉमन एंसेस्ट्री का पता चलेगा या नहीं, नहीं चलेगा। अब होमोलॉगी और एनालॉगी में डिफरेंस देखिए। अच्छा बताइए, अगर ओरिजिन कॉमन हो तो होमोलॉगी, ओरिजिन डिफरेंट हो तो एनालॉगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम हो तो होमोलॉगी, डेवलपमेंट डिफरेंट हो तो एनालॉगी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम, होमोलॉगी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट, एनालॉगी, फंक्शन सेम और डिफरेंट दोनों तरह के, लेकिन केवल फंक्शन हमेशा सेम हो, एनालॉगी। होमोलॉगस ऑर्गन कौन सा इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। कॉमन एंसेस्ट्री कौन रिप्रेजेंट करेगा, डाइवर्जेंट। डिफरेंट एंसेस्ट्री कौन, कन्वर्जेंट या एनालॉगी। अब बताइए यहां तक, केवल फंक्शन के बेसिस पर होमोलॉगी एनालॉगी डिसाइड नहीं करोगे, आप तीनों पॉइंट देखोगे। ऑल क्लियर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। अभी जीवन आनंद को टेस्ट के सिलेबस की पढ़िए, बल्कि पिछले बार मैंने पूरा सिलेबस समझा नहीं था। चलिए आगे चलें। एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन देखिए, डेफिनेशन को दो बार मन ही मन में दोहराएंगे, डेफिनेशन को दो बार मन ही मन में दोहराएंगे। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other area of geographical habitat is called adaptive radiation. बोलिए डेफिनेशन दो बार अपने मन में दोहराइए, क्या लिखा हुआ है। नहीं समझ में आने की तो बात मैंने की नहीं, आपको केवल मन में दोहराना है अभी। अरे मॉड्यूल में नहीं दिख रहा तो स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा।
दिख रहा है स्क्रीन पे? पढ़िए इसको। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में इसको सेट करने की कोशिश कीजिए। भाई एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लेंगे, क्या करेंगे? एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लेंगे। जैसे मान लो एक एक आइलैंड है, एक बड़ा सा आइलैंड है, समझ में आ रहा है? जैसे ओशियन के बीच में एक बड़ा सा आइलैंड ले लिया हमने, तो हो गया एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया। ये पॉइंट यहाँ लिख रहा है गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ तक समझ में आ गया? ओशियन के अंदर हमने एक बड़ा सा आइलैंड लिया है, अब वहां पर कुछ बर्ड्स दूसरी जगह से माइग्रेट करके पहुंच गई। उस आइलैंड पर कुछ बर्ड्स दूसरी जगह से माइग्रेट करके पहुंच गई, और उस आइलैंड पर, क्योंकि आइलैंड बहुत बड़ा है, और यहाँ पर बताइए उनको अलग तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा या नहीं? अरे जहां से वो आई है वहां इन्वायरमेंट अलग था, यहाँ पर इन्वायरमेंट अलग था। तो अगर इस आइलैंड पर जाकर के वो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इस इवोल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन। तो इसको दोबारा से समझाएं। जैसे मान लीजिए कि कुछ एक ओशियन के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ओशियन के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, उसके 5 टुकड़े हैं अलग अलग, और पांचों टुकड़ों पर एनवायरमेंट कंडीशन अलग अलग है, और वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा बताइए, अब कुछ बर्ड जो हैं वो कोटा से उड़ करके वहां उस आइलैंड पर चली गई, और अब इनका वापस लौटना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोटा में कोरोना फैल गया है, तो बर्ड्स को डर लग रहा है, अब इनको लग रहा है हमें आइलैंड पर ही रहना पड़ेगा। तो अगर ये उस आइलैंड पर उन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहेंगी, फूड हैबिट बदल जाएगी। माइग्रेटरी बर्ड तो क्या है, आकर चले जाते हैं, लेकिन इनको परमानेंट रहना है। तो अच्छा बताइए, जिंदा कब रह पाएंगी? अरे अब ये उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करेंगी तभी तो जिंदा रहेंगी। और एडेप्टेशन जेनेटिक चेंज होता है। एडेप्टेशन क्या होता है? जेनेटिक चेंज होता है। अच्छा बताओ, अगर ये जेनेटिकली चेंज हुई तो इनसे अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो एडेप्ट नहीं कर पाएंगी वो मर जाएंगी, और जो बचेंगी वो तो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट होगी ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन। अभी आगे एग्जांपल से लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। चले आगे। एग्जांपल देखिए, डार्विन फिंचेस। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है? डार्विन फिंचेस, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। डार्विन फिंचेस इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन है। प्लेसेंटल मैमल, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन है। अभी केवल तीनों के नाम बता रहा हूं, आगे इनकी डिटेल बताऊंगा। मॉड्यूल में भी ये है, जहां पर आपको डायनासोर का क्लेडोग्राम वगैरह दे रखा है, उसके आगे 1-2 पेज आगे निकाला वहां मिल जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ पर आप देखिए डेफिनेशन एक बार और। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा बताइए, अलग अलग स्पीशीज उस आइलैंड पर बनी थी या नहीं? बनी थी ना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ये बर्ड्स कोटा से गई थी या नहीं? तो स्टार्टिंग पॉइंट कोटा होगा या नहीं? होगा। यहां से रेडिएट होकर के उस आइलैंड पर पहुंची या नहीं? अदर ज्योग्राफिकल हैबिटेट मिला या नहीं? मिला। थर्ड लाइन समझ में आई?
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। इसको क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। और इसके 3 एग्जांपल हमने पढ़े हैं। एग्जांपल के नाम याद रखना है, डिटेल अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्supial एंड प्लेसेंटल मैमल आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बर्ड जब कोटा से माइग्रेट करके गई थी तो ये सारी एक ही स्पीशीज की थी। मान लीजिए सारे पीजन्स वहां पर चले गए, कबूतर वहां पे चले गए एक ही स्पीशीज के, वहां जाकर के उनसे अलग अलग स्पीशीज बनी, तो बताइए ओरिजिन सेम होगा या डिफरेंट? अरे सेम होगा ना। तो ये जो डार्विन फिंचेस है ये ओरिजिनल वैरायटी से माइग्रेट करके कहीं पहुंची और इनसे अलग अलग स्पीशीज बनी, तो इसका इवोल्यूशन कौन सा होगा, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? बिल्कुल डाइवर्जेंट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले जितने भी पाउच वाले मैमल हैं उनका ओरिजिन सेम होगा या अलग होगा? तो वो भी डाइवर्जेंट होंगे या कन्वर्जेंट होंगे? बिल्कुल डाइवर्जेंट होंगे। अलग अलग एरिया से एक जगह पर जाकर के कन्वर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कन्वर्जेंट। और अगर एक एरिया से डाइवर्ट होकर के अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। चलिए जी, नहीं डाइवर्जेंट, सॉरी। आगे डार्विन फिंचेस देखिए, फोटो दिखाई दे रहा है डार्विन फिंचेस का। अब ये जो डार्विन फिंचेस है इनके बारे में सबसे पहली बार डार्विन ने अपनी बुक में लिखा था, और डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन का पूरा नाम क्या था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में इनकी बर्थ हुई थी। और जिस जहाज पर ये यात्रा कर रहे थे उस जहाज का नाम था HMS बीगल। इसको कहानी की तरह सुनते रहिए। तो डार्विन का नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन and he was born on 12 February 1809 in England, and the ship on which Darwin completed his voyage was HMS Beagle। मैंने क्या कहा, सोहा अली जी कहानी सुननी है, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलो, तो HMS बीगल नाम के जहाज पर जब ये यात्रा कर रहा था तो इसका जहाज पहुंचा साउथ अमेरिका। जगह आप ध्यान रखो, कहां पहुंचा, कौन सी जगह पहुंचा इसका जहाज। और साउथ अमेरिका में इसका जहाज सवेरे सवेरे पहुंचा, 5 बज रहे थे सवेरे के, उस समय इसका जहाज वहां पर पहुंचा। और वहां पेड़ों के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाएं चहचहा रही थी। वहां पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियाएं चहचहा रही थी, बहुत अच्छी आवाज निकाल रही थी। तो डार्विन को बहुत अच्छा लगा और वो उन पेड़ों के नीचे बैठ गया। डार्विन ने ये सारी किताबें, ये जो सारी चीजें ना, ये अपनी बुक में लिखी है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ज्यादा महंगी किताब नहीं है, चाहे कहीं भी मिल जाती है मॉल वगैरह। तो अपन ने देखा है कि ये जो डार्विन फिंचेस है इसके बारे में डार्विन ने लिखा था। और ये फिंचेस को पहली बार कहाँ दिखाई दी थी, साउथ अमेरिका में। अरे पहली बार कहाँ दिखाई दी थी उसको ये फिंचेस, साउथ अमेरिका में। और उसके बाद डार्विन ने यहाँ से कुछ फिंचेस को पकड़ा और उनको अपने साथ शिप पर लेकर चला गया। और उसके बाद उसका शिप पहुंचा गैलापैगोस आइलैंड। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका में ये पहुंचा था और साउथ अमेरिका में इसको फिंचेस मिली थी। और साउथ अमेरिका में जो फिंचेस इसको मिली थी वो सारी की सारी फिंचेस कैसी थी, सीड ईटिंग फिंचेस, मतलब बीज खाने वाली चिड़ियाएं थी। ये सब सीड ईटिंग फिंचेस थी। फिंचेस का मतलब चिड़िया,
फोटो में चिड़िया दिखाई नहीं दे रहा? और फिर इसका जहाज पहुंचा गैलापागोस आइलैंड। और गैलापागोस आइलैंड जो है वो साउथ अमेरिका के पास ही है, गैलापागोस आइलैंड। और वहां पर ये गया तो वहां पर इसको क्या है, डिफरेंट स्पीशीज की फिंचेस नजर आई। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डार्विन फिंचेस इसको कहां पर देखने को मिली? गैलापागोस। ठीक है, अब यहां पर देखिए गैलापागोस पर कितनी सारी अलग अलग तरह की फिंच थी। एक तो यहाँ वेजिटेरियन ट्री फिंच थी, इसकी बीक अलग तरह की है, बीक पे ध्यान दो। और बीक अलग इसलिए है क्योंकि इसने डिफरेंट फूड हैबिट अडेप्ट की होगी। दूसरी फिंच है इंसेक्टिवोरस, ये कीड़े खाती है, ये साइज में बड़ी है, ये कीड़े खाने वाली छोटी है, ये लकड़ी में छेद करके वुड पैकर जैसा काम करती है, तो ये वुड पैकर फिंच है। वुड पैकर फिंच है, ये वेबलर फिंच है, ये कैक्टस खाने वाली फिंच है, ये जमीन पर रहने वाली फिंच है, ये पेड़ों पर रहने वाली फिंचेस हैं। ये देखो ये ग्राउंड फिंच, ग्राउंड फिंच, ग्राउंड फिंच, मतलब ये जमीन पर रहती है, ये पेड़ पर नहीं जाती है। और ये पेड़ों पर रहती है। अरे एक जगह पर रह करके जिंदा रहना पड़ेगा, एक जगह पर रह के जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ समझौता तो करना पड़ेगा ना। अरे बोलो, एक जगह पर रह करके जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ समझौता तो करना पड़ेगा ना। आप इकोलॉजी में पढ़ते हो कि जब सेम स्पीशीज सेम रिसोर्सेस के लिए कॉम्पीट करती है तो उसमें जो सुपीरियर स्पीशीज होती है वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देती है, गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अरे एक बात बताओ, अगर एक जरा से आइलैंड पर बहुत सारे इंसान हैं और वो सबके सब अगर जिंदा रहना चाहते हैं, वो सबके सब अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको आपस में समझौता करके रहना पड़ेगा, वरना जो फिटेस्ट होगा वो सबको मार करके वहां से हटा देगा। तो या तो उन्हें वहां से भागना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो भाग भी नहीं सकते हैं तो उन्हें समझौता करके जीना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा बताइए, अगर साउथ अमेरिका से ये फिंचेस यहाँ आ गई हैं और अगर इनका वापस लौटना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगी? अब रिसोर्सेस तो सेम है ना, रिसोर्सेस सेम है तो आपस में रिसोर्स पार्टीशनिंग करेंगी, पार्टीशन करेंगे रिसोर्सेस का। एक बोले कि भैया देख मैं कीड़े खाना चालू कर रही हूँ, तो वो कीड़े खाने वाली फिंच हो जाएगी, कुछ मीट खाने वाली फिंच हो जाएगी, कुछ बीज खाने वाली रह जाएंगी, कुछ कैक्टस खाने वाली रह जाएंगी। अरे बोलिए हो रहा है या नहीं ऐसा? कुछ चिड़िया पेड़ों पर रहने लग जाएंगी तो बाकी जमीन पर रहने लग जाएंगी। और ऐसा क्यों कर रही है? ताकि आपस में लड़ाई ना हो, स्ट्रगल ना हो, सब जिंदा रहें। तो अपने अपने सर्वाइवर के लिए ऐसा कर रही हैं। अच्छा बताइए, तो ये सारी की सारी फिंचेस कहाँ से आई हैं यहाँ? ये सारी की सारी बर्ड जो हैं ये कहाँ से आई हैं? साउथ अमेरिका। और अलग अलग स्पीशीज कहाँ मिली? गैलापागोस। तो ये क्या एडेप्टिव रेडिएशन है या नहीं? ये एडेप्टिव रेडिएशन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अब याद करो एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, अभी बताई थी, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अच्छा बताइए अलग अलग स्पीशीज कहाँ बनी थी?
प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, कौन सा एरिया किया हुआ है हमें? गैलापागोस। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अच्छा स्टार्ट कहां से हुई है? साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से स्टार्ट होकर के पूरे गैलापागोस आइलैंड पर फैल गई। तो इस प्रोसीजर को हमने क्या कहा? इस प्रोसीजर को हमने क्या कहा? एडेप्टिव रेडिएशन। इसको हमने क्या कहा? एडेप्टिव रेडिएशन। अच्छा बताइए, इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होगी और अगर जेनेटिक लेवल पे चेंज हो गए तो अलग अलग स्पीशीज बनेगी या नहीं? तो इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे अपन? एडेप्टिव रेडिएशन। और अगर इनके एंसेस्टर सेम होंगे तो ये इवोल्यूशन कैसा हो जाएगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये बर्ड्स आपस में होमोलॉगी दिखाएंगी या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर से ही तो स्पीशीज बनी है ना। तो डार्विन फिंचेस एक तो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, दूसरा क्या ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है? अरे बोलिए, क्या ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है? क्या ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है? अरे है ना। और नेचुरल सिलेक्शन किस बेस पर? फूड हैबिट के बेस पर। तो नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फूड, क्या बोलेंगे अपन? नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फूड। अरे सबने अलग अलग फूड हैबिट अडेप्ट की तभी तो जिंदा रह पाई। अगर सोचो सारी की सारी चिड़िया एक ही चीज खाने लगती तो कंपटीशन बढ़ता या नहीं? तो ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फूड। ये डार्विन फिंचेस है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल्स ऑफ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल्स ऑफ, बोलिए क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला एडेप्टिव रेडिएशन। सबसे पहला क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन। दूसरा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बाद नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन किस बेस पर? नेचुरल सिलेक्शन किस बेस पर? अकॉर्डिंग टू फूड। इसके बाद एक और है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जो है ये आगे पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, जब स्पेसिएशन पढ़ेंगे उस समय। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ये आगे आएगा अभी चैप्टर में। तो ये अपन ने पढ़ी डार्विन फिंचेस। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन अभी बताया ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा? आपको बताऊंगा जब समझ में आएगा ना। नेचुरल सिलेक्शन नहीं आएगा क्या? अरे फूड हैबिट नहीं बदलती तो मर नहीं जाती, नेचर में सरवाइव कैसे करेगी? अरे बोलिए। डायग्राम याद नहीं करना है, केवल डार्विन फिंचेस किस चीज का एग्जांपल है ये याद करना है। डार्विन ने फिंचेस को कहाँ देखा था पहली बार? साउथ अमेरिका वाली सारी फिंचेस किस तरह की थी? सीड ईटिंग। लेकिन गैलापागोस पर क्या अलग अलग फूड हैबिट थी या नहीं थी? गैलापागोस पर अलग अलग फूड हैबिट थी या नहीं थी? तो फूड हैबिट में चेंज आया तभी तो जिंदा रह पाए, यानी नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फूड हो गया ना।
सौम्या जी को समझ में आ रहा होगा ना कि फूड हैबिट नहीं बदलती तो शायद जिंदा नहीं रह पाती, मर जाती। अरे मान लो एक आइलैंड के ऊपर बहुत सारे जानवर चले गए हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते खाने लगे, कुछ घास खाने लगे, कुछ और चीज खाने लगे, तभी जिंदा रह पाएंगे ना। अगर सारे के सारे सिर्फ घास ही खाएंगे, पत्ते नहीं खाएंगे, तो फिर बताओ जिंदा रहेंगे मर जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे घास कम होगी तो लड़ाइयां बढ़ेगी, लड़ाइयां बढ़ेगी तो आपस में मारेंगे एक दूसरे को, तो फिर किस तरह से जिंदा रह पाएंगे। बिल्कुल। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास है ऑस्ट्रेलियन मार्supials। इसको नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। तो अच्छा बताइए, होमोलॉगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ विच इवोल्यूशन। एलोपैथिक स्पेसिएशन अभी पढ़ाया नहीं है, उसमें अभी दिमाग मत लगाओ, आगे पढ़ाएंगे। होमोलॉगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ विच इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एनालॉगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट। और एडेप्टिव रेडिएशन कब बोलेंगे। डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन। Process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas or geographical habitat is known as adaptive radiation। डार्विन को कैसे पता चला कि वो फिंचेस साउथ अमेरिका से आई है। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा जैसे मान लीजिए पहले आप कोटा में रह के पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके हॉस्टल की खिड़की पर एक कबूतर आके बैठता था, समझ गए। सुनिए मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए कुछ बच्चे कोटा पढ़ने के लिए आए, तो वहां उनकी खिड़की पर एक कबूतर आके बैठता था, और जब यहाँ लॉकडाउन लग गया तो अपने अपने घर चले गए। कोई दिल्ली चला गया, कोई यूपी चला गया, कोई बिहार चला गया, कोई कहीं और चला गया। अब जब वो अपने कमरे में पढ़ने बैठते हैं, तो वहां भी खिड़की पर एक कबूतर आके बैठता है। और फिर कोटा में रहने वाला बच्चा यूं कहता है कि ये यूपी के जो कबूतर है ना, वो कबूतर कोटा वाले कबूतरों से बने हैं। और यूपी वाला कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारे यूपी वाले कबूतरों से कोटा में कबूतर बने हैं। अच्छा बताइए, तो कौन सी स्पीशीज का ओरिजिन कहाँ हुआ है, ये पता कैसे चलता होगा। कौन सी स्पीशीज का ओरिजिन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे पता चलता होगा। अरे ह्यूमन बीइंग अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है, ये कैसे पता चला। आज तो ह्यूमन बीइंग पूरी दुनिया में है ना, लेकिन ओरिजिन अफ्रीका से है, कैसे पता चला। कई बच्चे कह रहे हैं सर फॉसिल से पता चलेगा। सर सबसे पुराना फॉसिल शायद अफ्रीका में मिला होगा। अच्छा बताइए, क्या सारे फॉसिल ढूंढ लिए गए हैं ह्यूमन बीइंग्स के। हो सकता है कि अफ्रीका से पुराना फॉसिल इंडिया में मिल जाए, फिर क्या बोलोगे कि सर पहले तक तो अफ्रीका था, लेकिन अब इंडिया हो गया है ओरिजिन। और फिर अगर परसों अमेरिका में और पुराना मिल जाता है, तो आप बोल देना नहीं नहीं सर, पहले अफ्रीका था, बाद में इंडिया हुआ, लेकिन आजकल अमेरिका बोलते हैं। अच्छा बताइए मेरी बात सुनिए, पहले ओरिजिन होता है या पहले वैरायटी बनती है। पहले ओरिजिन होता है या पहले वैरायटी बनती है। और जहां ओरिजिन होता है वहां सारे सारे के सारे बर्ड्स एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे। तो सारी चिड़िया एक जैसी कहां पर थी। साउथ अमेरिका में। अच्छा बताइए, अलग अलग स्पीसीज कहाँ मिली, तो ओरिजिन कहाँ माना जाएगा। ओरिजिन कहाँ माना जाएगा, साउथ अमेरिका। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा आप जेनेटिक मटेरियल की सिमिलरिटी देखो। दूसरा अपन क्या करेंगे, जेनेटिक
मटेरियल की सिमिलरिटी देखेंगे, उस बेस पर भी ओरिजिन का पता चलेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग का प्लेस ऑफ ओरिजिन अफ्रीका है, कैसे पता चला? अरे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। अब एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि सर एडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोथ हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा बताइए, डाइवर्जेंट में क्या होगा? एक एंसेस्टर स्पीशीज अलग एरिया में जाकर के अलग अलग वैरायटी बनाएगी ना। एडेप्टिव रेडिएशन में तो ये होगा। और अगर दो अलग अलग स्पीशीज एक एरिया में आ जाए और एक जैसी दिखने लग जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएंगी। तो फिर अब बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जी। और टेस्ट की तैयारी अच्छे से रखें। सैटरडे को डाउट टाइम है। सैटरडे को लाइव डाउट काउंटर लग रहा है, याद है ना? उसमें पूछ लेना जितने भी डाउट है आपके। सिलेबस तो पहले बता ही दिया ना। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।